नमस्कार, मैं हूं लोकेश राय और आपका स्वागत है भारत समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का चुनाव पूरा हो चुका है और हम इस वक्त गाज़ियाबाद की बात करेंगे। वो गाज़ियाबाद जिसे गेटवे ऑफ यूपी भी कहा जाता है। पिछले 15 सालों से लगातार गाज़ियाबाद में बीजेपी के सांसद रहे हैं और ये सीट उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गढ़ मानी जाती है। और जब 26 तारीख को यहाँ पर चुनाव हुआ उसके बाद इस सीट पर आज हम एग्ज़िट पोल करने जा रहे हैं और ये एग्ज़िट पोल कोई और नहीं, शहर के ज़मीनी स्तर के पत्रकार करेंगे। तो हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए महकार सिंह जी हैं जो कि हिंदुस्तान के ब्यूरो हेड हैं। हमारे साथ अशोक ओझा जी हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इधर जो है हमारे साथ रवि अरोड़ा जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे साथ आदित्य त्रिपाठी जी भी हैं जो कि दैनिक जागरण के ब्यूरो हेड हैं। तो हम सबसे पहले यही पूछेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में जब ये चुनाव हुए तो पिछली बार के मुकाबले इस बार वोटिंग परसेंटेज क्यों कम रहा और इसके मायने क्या हैं। तो शुरुआत हम करेंगे रवि सर आपसे कि आखिर इस जो पूरा चुनाव के दौरान वोटिंग परसेंटेज कम हुए, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? देखिए, पिछले दो टर्म जो 2014 और 2019 के बीते हैं, उनके अंदर कुछ चुनावी मुद्दे हवाओं में थे और 2014 के समय बदलाव का मुद्दा था और 2019 में पुलवामा का इफ़ेक्ट था। इस बार कुछ ऐसा कोई राजनीतिक कोई शगुफा जिसको हम कह सकते हैं वो इस बार हवाओं में नहीं है। हालांकि भाजपा ने शुरुआत में 400 पार का नारा दिया, लेकिन वो भी बहुत जल्दी अपना असर खो बैठा। तो कोई बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा इस तरह का हवाओं में नहीं है कि सरकार को इसको लाना है या इस सरकार को हटाना है। तो एक तरह का एक निराशा और हताशा है हवाओं में, मतदाताओं के मन में। इसके साथ कुछ छोटे छोटे और चीज़ें साथ में जुड़ गई, जैसे कि लगातार 3 दिन की छुट्टी होना और इसके अलावा जिस तरह से मौसम का आप देख सकते हैं 39 और 40 के आसपास टेम्परेचर घूम रहा है। एक ये भी था कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को ये था कि हमारी तो ये सीट जीती हुई है तो उसके लिए हम घर घर ना जाएं। तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया। अपोजिशन की तरफ भी एक हताशा का माहौल रहा ही है, क्योंकि ये सीट पिछले 3 टर्म से उसके हाथ में नहीं आई है। तो इन सब चीज़ों का मिला जुला असर रहा और कुल मिला के इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जो मतदाताओं को घरों से बाहर निकालने के लिए उसे आकर्षित करता। आदित्य जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस चुनाव में जो ठाकुरों की एक बहुत बड़ी विरोध रहा वो इसी सीट से शुरू हुआ कि वीके सिंह का टिकट कटा। इस चुनाव में आप किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या वो ठाकुर वर्ग की नाराज़गी वाकई बीजेपी से रही या कोई और कारण था? क्या वो अभी भी बीजेपी के पास गया तो नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ? क्षत्रिय समाज की बात करें तो जो सबसे बड़ा गढ़ है क्षत्रियों का, साठा चौरासी धौलाना में जो 60 गांव हैं, जो पूरे क्षत्रिय बाहुल्य गांव हैं, वहाँ पे महापंचायत भी की गई थी और महापंचायत का इतना बड़ा असर दिखा नहीं। क्षत्रिय वोटर का जो ज़मीनी पर एक ज़मीनी स्तर की बात करें क्षत्रिय वोटरों की हम, तो क्षत्रिय वोटर लगभग शिफ्ट नहीं हुआ है। वो करीब 80% वोट उसने करीब भारतीय जनता पार्टी को दिया है अपना। बीएसपी ने भी तो खेल कर दिया वहाँ पर, प्रत्याशी उतार करके राजपूत समाज का। प्रत्याशी उतार करके मायावती ने जो छत्री कार्ड खेला था, लेकिन उसका उतना लाभ जो है बीएसपी को नहीं मिला है। उसका लाभ या तो छत्री वोट करने गया ही नहीं, अगर गया है तो उसमें से 80% वोट बीजेपी को गया है। क्या ये भी माना जाए कि क्योंकि यहाँ पर चेहरा चेंज किया गया, विधायक अतुल गर्ग को ही टिकट दिया गया। मैकार जी, सवाल आपसे है कि क्या जीत का मार्जिन वैसा रहेगा 5-5.5 लाख वाला या कुछ कम होगा? और अगर ऐसा है तो फिर रीज़न क्या है? क्या चेहरे पर वोट नहीं गया या पार्टी पे गया? देखिए, वोट तो जो भी गया है वो पार्टी पे गया है, वो मोदी और योगी के नाम पर गया, इस पे तो कोई सवाल है नहीं। मुद्दा बना रहे थे, इसमें बड़ी ईमानदारी से हमें ये कहना पड़ेगा कि बाहरी प्रत्याशी एक मुद्दा कहते रहते हैं। राजनाथ सिंह आए थे, वो बाहरी थे, वो जीत के गए। उस समय जीते जब 2004 में कांग्रेस इस सीट को जीत चुकी थी, भाजपा ने लूज़ किया
और 2009 में केंद्र में सरकार बन रही थी कांग्रेस की, यूपीए की, लेकिन यहाँ राजनाथ सिंह जीत के गए थे। तो काम करता है, लेकिन ये बहस का भी तो था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। कि ये बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन फिर उसमें बड़ी तोड़ लेके आए ना भारतीय जनता पार्टी। वीके सिंह जो हाल ही से रिटायर्ड हुए थे, जनरल हमारे थल सेना के अध्यक्ष रहे थे, तो उस नाते उसको भी भुनाया। फिर पुलवामा हो गया, तो फिर उसका असर देखिए, रिकॉर्ड मतों से लगभग 5 लाख से जीते। तो 5 लाख की जीत हर बार होगी ऐसा मुझे नहीं लगता कि हर बार संभव हो। और इस बार जो भी मान लीजिए खुद जो प्रत्याशी जीते हैं अतुल गर्ग, वो खुद जब वो विधायक थे और जनरल साहब सांसद थे तो कहते थे यहाँ से आप किसी को भी लड़ा दीजिए वो जीत जाएगा। तो वो खुद ही इस बात को मान रहे थे कि जो टिकट मिले वो योगी के नाम पे मिले, मोदी के नाम पे मिले। इलेक्शन वाले दिन मैंने इंटरव्यू किया तो अतुल गर्ग ने ये बात बोली हम सबसे कि यहाँ तो भाजपा का टिकट मिलने का मतलब है कि जीत की गारंटी है। यही बात मेरे से भी उन्होंने यही बात बोली थी कि भाजपा का टिकट मतलब संसद का गेट पास आपको मिल गया है, आप सांसद हो गए हैं। तो वो एक चीज़ होती है, क्योंकि देखिए आप 2009 के मतदान प्रतिशत को पूरे देश के को चले जाइए, कम पड़ा था क्योंकि सरकार यूपीए की आ रही थी। तो जब भी मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, ऐसा ट्रेंड है, सेफोलॉजिस्ट का कहना है, या तो किसी को हटाने के लिए बढ़ेगा या किसी को जिताने के लिए बढ़ेगा। तो मतदाताओं में ना तो हटाने का कोई ऐसा उत्साह है, ना जिताने की ऐसी कोई उन्हें रवानगी है कि हमें जिताना है। ये बड़ी वजह है। लेकिन इस चुनाव में एक चीज़ देखा हमने अशोक जी की पब्लिक में बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं था। जो नेता थे, जो उम्मीदवार थे, उन लोगों को भी हमने देखा कि वो केवल जाके देहात के क्षेत्र में ज़्यादा भ्रमण कर रहे थे, शहरी क्षेत्र में कम। और सारा का सारा जो चुनाव प्रचार का तरीका था वो सब कुछ सोशल मीडिया पे चला गया। तो शायद पब्लिक इसीलिए नहीं निकली कि भाई उनको कोई पूछने नहीं आया। अभी टेंडेंसी है हम भारतीय में कि कोई हमें पूछेगा नहीं तो हम जाएंगे भी नहीं। देखिए लोकेश जी, जो अभी आपने बताया कि उम्मीदवार का जो चेहरा है वो इफ़ेक्टिव मतदाताओं को नहीं लगा। जैसा अभी महका जी ने बताया कि मोदी योगी के चेहरे पे चुनाव था। एक मतदाता के मन में ये चला गया है कि 400 पार का नारा है, 400 पार बीजेपी हो रही है, वोट दे या ना दे इसका असर नहीं पड़ता। और इसमें जो उम्मीदवार है बीजेपी का, उसके प्रति लोगों में उत्साह नहीं था। आम जनता की बजाय वो विधायकों का उम्मीदवार बन गया था। जो यहाँ के जितने विधायक हैं उन सब का उम्मीदवार बन गया था। लेकिन इन विधायकों ने एक सुर होकर के विरोध भी तो किया था वीके सिंह का, तो भाई उनकी तो मजबूरी थी चुनाव लड़वाना। देखिए विधायक सब एकजुट थे, महानगर अध्यक्ष भी इनके साथ एकजुट थे। लेकिन इससे अलग अगर देखा जाए, आप महापौर को देखिए, आप अन्य नेताओं को देखिए, कितनी दूरियां नजर आएगी आप में। जनरल वीके सिंह एक बड़ा चेहरा थे और जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर जनरल वीके सिंह होते तो बहुत ज़्यादा अंतर से बीजेपी की जीत होती। बीजेपी ने अपने पैरों पर आपको लग रहा है कुल्हाड़ी मार ली है। निश्चित गाजियाबाद से क्षत्रिय समाज का विरोध शुरू हुआ, जो पूरे पश्चिम में गया, पूरे उत्तर प्रदेश में गया, गुजरात में अब भी चल रहा है। तो हम यहाँ लगातार जब इंटरव्यू कर रहे थे, हमने एक शब्द सुना था मैकर भाई कि ये तो बीजेपी, ये तो गाजियाबाद है। आप यहाँ एक जानवर का नाम लेते कि आप उसको भी दे देंगे तो वो भी जीत जाएगा। क्या इतनी पक्की सीट है ये? देखिए, राम मंदिर आंदोलन के बाद 1991 से लेके 8 चुनाव हुए हैं। ये वाले का तो अभी परिणाम नहीं आया, तो ये 9वां चुनाव है, इसको हम हटा देते तो 8 चुनाव हुए। उस 8 में से 7 बार भाजपा जीती है, और जो एक बार हारी है वो 2004 में कांग्रेस हारी है, जब ये परिसीमन नहीं हुआ था, हापुड़ इसका पार्ट था। तो उस समय के जो पुराने पत्रकार हैं उनसे चर्चा होती है, रवि भाई साहब और बेहतर बता सकते हैं। तो उस समय एक हो गया था कि ये ठाकुर थे, हापुड़ में लोबी है वैश्य समाज की, यहाँ का वैश्य भी मिल गया था, और ये उस समय वर्तमान में विधायक थे सुरेंद्र प्रकाश गोयल जब चुनाव लड़े। तो एक कम्युनिटी ने काम किया था, उसका एक मैसेज गया था, उनका एक कनेक्ट था। लेकिन अगर इसको हटा दिया जाए तो अब तक भाजपा ही जीतती आई है, तो भाजपा का सुरक्षित गढ़ तो ये बन ही गया है राम मंदिर के पास। उत्तर प्रदेश में जितना चुनाव लड़े जा रहे हैं वो शुरू तो होते हैं विकास की बात से, लेकिन वाकई चाहे वो चयन प्रक्रिया हो उम्मीदवार की या वहाँ के डेमोग्राफिक प्रोफाइल की,
बाद में आकर के सारा चुनाव जातिगत आधार पर चला जाता है। इस बार सब क्या लग रहा है कि बीएसपी के जो एक कैडर वोट थे, जो आरएलडी का गठबंधन था, उसका कुछ असर मिला या वो जात बिरादियाँ भी शिफ्ट हुई हैं गठबंधन की तरफ? देखिए, हमारे हिंदुस्तान में जात बिरादरी एक बड़ा इशू रहा है और हमेशा येन केन प्रकेंड इसी तरह से मतदान हो जाया करता है। और हालांकि बाद में जब एक मंडल वर्सेस कमंडल का दौर आया तो उस समय धार्मिक आधार पे बंटवारे का माहौल शुरू हुआ, लेकिन वो अपनी पीक पर आकर रुक गया है। अब इससे अधिक मतदाताओं को धार्मिक आधार पर एकजुट नहीं किया जा सकता जितना भाजपा कर चुकी है। पिछले लोकसभा क्षेत्र में चुनाव में आपने देखा था लगभग 50% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। इससे ऊपर जाना धार्मिक आधार पर असंभव है। अब उसके बाद जातीय जो समीकरण है उनका खेल शुरू होता है। इस बार सपा बसपा ने बहुत समझदारी से अपने प्रत्याशियों का चयन किया है। उस चयन में उन्होंने जो कार्ड भाजपा हिंदू वर्सेस मुस्लिम का करती थी उसमें अपने प्रत्याशी को फंसने नहीं दिया। सर, एक बार ये कहा जा रहा है कि इस बार बहन जी ने जो टिकट दी है वो बीजेपी को जिताने के लिए कई सीटें फंसाने के लिए दी हैं। जैसे मेरठ की ही बात किया जाए, यहाँ की भी बात कर लें, ठाकुरों की नाराजगी हुई तो उन्होंने क्षत्रियों को टिकट दे दिया, तो ऐसा लगा कई सीटों पर। देखिए, बहन जी को लेकर, बसपा को लेकर अब कोई बहुत उत्साहजनक बात नहीं की जा सकती। पिछले 5 साल में आपने उनकी राजनीति को देखा और उसके बाद ये अब जो कहा जा रहा है कि भाजपा की टीम बी है तो काफ़ी हद तक वो सही नज़र भी आता है। ज़मीनी हकीकत ये है। सर, रोक रहा हूँ, आकाश आनंद क्या कोई चमत्कार करते दिख रहे हैं इस बार? ऐसा तो कतई नहीं है। कम से कम उनको 10 साल तो अभी राजनीति ज़मीन पर करनी होगी। ये मंचों पर खड़े होकर, ये टीवी चैनल्स पर आकर या सोशल मीडिया पर बयान देकर राजनीति नहीं हो सकती। और जिस तरह से भाजपा ने प्रयास फिर किया आखिरी चरण में, ये दूसरे चरण में शुरुआती जिस तरह से मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम कर दिया है और मैनिफेस्टो कांग्रेस को लेकर जिस तरह की बातें कही हैं, इतनी स्तरहीन बातें तो आज तक भारतवर्ष में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की। ये सब पहले फेज़ के चुनाव के बाद शुरू हुआ है, इसका मतलब कुछ कहीं कुछ संशय है क्या बीजेपी को? देखिए, हम लोग जिस स्तर पे देखते हैं उससे बहुत बड़ा स्तर, बहुत बड़ा सूचना तंत्र प्रधानमंत्री के पास होता है। उनके पास हज़ारों आईएएस काम करते हैं, आईपीएस काम करते हैं, उनके पास लाखों आदमी की टीम है। उनके पास अगर कोई सूचना है तो वो हमसे बेहतर सूचना होगी। यदि उन्होंने अपना तरीका बदला है और वो जो पुराना आरएसएस बीजेपी का तरीका था हिंदू वर्सेस मुस्लिम का, एक बार उन्होंने एक इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा भी था कि ये न जाने क्यों विपक्ष के लोग मुस्लिमों को लिए घूमते हैं, 80 वर्सेस बनाम 20 का मामला है तो 80 के साथ क्यों नहीं जाते। तो वो भाजपा का और आरएसएस की एक सोच रही है। उन्होंने फिर दोबारा ये करने की कोशिश की तो इट मीन्स उनको पहले चरण में दिख रहा है कि चीज़ें उस तरफ नहीं जा रही जिस तरफ वो मान के चल रहे थे। आपने देखा होगा 400 पार की बातें धीरे धीरे अब नेपथ्य में चली गई हैं। इसका मतलब ये है कि भाजपा के पास कहीं कोई ऐसी सूचना है जो उत्साहजनक नहीं है। मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा आदित्य जी कि इस बार 2 समीकरण जो हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट करने गए, ये पता चला कि 400 पार का नारा जो है वो दलितों को बहुत ज़्यादा घर कर गया। वजह ये थी कि 400 ला करके संविधान छीन लिया जाएगा। अखिलेश और राहुल तमाम इस तरीके के बयान दे रहे थे कि आपसे आरक्षण छीन जाएगा। दूसरी तरफ आरएलडी के गठबंधन के बाद भी कई जगह ये रहा कि करीब 30 से 40% जाट जो है वो मूव कर गया है गठबंधन की तरफ। क्या ये विचारधारा के अगेंस्ट जो गठबंधन किया आरएलडी ने, उसका फ़र्क इन सीटों पर नज़र आ रहा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों की बात करें तो जाट बहुल सीटें हैं यहाँ पे, और गाज़ियाबाद में भी जाटों का ठीक ठाक वोट है। आरएलडी के साथ गठबंधन आरएलडी ने जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया तो एक भाजपा को ये लगा कि हमारे साथ जाट वोटर आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आरएलडी का गठबंधन होने के बावजूद पूरा का पूरा वोटर, जाट वोटर बीजेपी में शिफ्ट नहीं हुआ है। आप लोग भी फील्ड पे गए, कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों ने कुछ देखा हो इस चुनाव के दौरान? इस चुनाव में जैसे हम गाज़ियाबाद की ही बात करें तो सदरपुर एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे मैं खुद गया था ग्राउंड रिपोर्टिंग करने। तो मैंने वहाँ पे का जो माहौल देखा चुनाव के दिन, तो वहाँ पर जो एक तरफा एक जो 2019 के चुनाव की बात करें, जो एक लहर थी 2014-2019 में, जिस तरह से वो लोग वोट कर रहे थे बीजेपी को,
उस तरह का उत्साह वहाँ पे नज़र नहीं आया। और दलितों को लेकर के दलितों को लेकर के दलितों का इस बार वोट बैंक बटा हुआ है। कुछ कांग्रेस पे भी गया है, कुछ बसपा पे गया और कुछ बीजेपी पे भी गया है। वोट बैंक जो एक तरफा मायावती का जो कोर वोटर कहा जाता था कभी, जिस पर बीजेपी ने सेंध लगा दी थी और काफ़ी हद तक बीजेपी कामयाब भी हुई थी 2014 में भी, 2019 में भी, लेकिन इस बार कुछ वोट बैंक छटका है बीजेपी से। फ़ायदा किसको, अतुल को या डॉली को? अगर दलित वोट बैंक की बात करें तो इसमें फ़ायदा तो ज़्यादातर थोड़ा बहुत डॉली शर्मा को हुआ होगा, क्योंकि कांग्रेस से ये वोट पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका था, उसका कुछ परसेंटेज उसे मिला है इस बार। डॉक्टर साहब, अभी आपसे बातचीत हो रही थी, चर्चा हो रही थी हम लोग के बीच में, तो आपने कहा कि जो 2014 और 19 में स्पेशली कवाल कांड के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश का हिंदू एक हुआ था, वो जातियों में फिर से बट रहा है। वजह क्या है इसकी? और मौजूदा इस सीट पर इस समीकरण को अगर ये होता है इस तरीके से तो फ़ायदा किसको मिलेगा? इस सीट से शुरू करते हैं। इस सीट पे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा। ओवरऑल क्या है, आदमी प्रत्याशी 1000 से जीते, 10 लाख से जीते, वो जीतता है और संसद में जाता है। तो भाजपा इस सीट को जीत रही है, इसमें शायद हम में से किसी को भी कोई संदेह नहीं है। तो इस सीट पे तो हम उसको छोड़ देते हैं। दूसरा अब हम बात करते हैं, जैसे पहले चरण में आपसे एक अनौपचारिक बातचीत में हमने कहा था कि नगीना में जो चंद्रशेखर लड़ रहे हैं, चंद्रशेखर की जीत दलित राजनीति किस ओर इस देश में जाएगी उसको तय करेगी। अगर चंद्रशेखर वहाँ बहुत अच्छा चुनाव लड़ें, जीत जाते हैं, तो आने वाले चुनावों में बड़ी संख्या में दलित वोटर मायावती से छिटक कर चंद्रशेखर के पास जाएंगे। और यही बात जब 19 में ये महागठबंधन हुआ था, तो मैंने कई सीटों पर ये व्यक्तिगत ग्राउंड रिपोर्ट्स में देखा था कि वहाँ के दलित सपा पे नहीं गए थे, वो भाजपा पे चले गए थे। और इस बार गठबंधन हुआ है कांग्रेस का और सपा का, अगर हम यूपी के दो बड़ी पार्टियों की बात करें। इस बार दलित या तो बसपा पे गए हैं, नगीना में तो वो एक मुस्त स्विंग किया है चंद्रशेखर की ओर, या फिर वो कांग्रेस की ओर गए। तो जैसे अभी आदित्य जी कह रहे थे, तो कांग्रेस को कई सीटों पे फ़ायदा मिला है कि दलित उसकी ओर गए हैं। उधर वापस दलित आ गए मायावती जी के पास। दूसरी एक और उदाहरण, अगर हम वेस्ट की बात करें, तो इस बार मुजफ्फरनगर में जो ओबीसी एक बड़ी एक कास्ट है, वो बसपा प्रत्याशी के पास गई। बिजनौर की हम बात करें तो वहाँ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी सैनी थे, तो जो सैनी कोर वोटर माना जाता है भाजपा का, तो वहाँ गया। तो इस बार मैं पूछ रहा था कि इस बार बहन जी ने आसानी की बजाय परेशानी बढ़ाई है इनकी। जी कई सीटों पे लगता तो अब ऐसा ही है कि वो परेशानी बढ़ी है। अच्छा, एक बड़ी संख्या में अशोक जी यहाँ पर ब्राह्मण वोटर है। क्या वो ब्राह्मण वोटर, अभी तक हम देख रहे थे कि वोटिंग ट्रेंड्स की वो बीजेपी को वोट करता था, डॉली शर्मा के पर्सनल, चूँकि वो भी ब्राह्मण बिरादरी से आती हैं, उस तरफ क्या शिफ्ट हुआ है क्या? क्योंकि एक 18% के करीब ब्राह्मण हैं इस सीट पर। देखिए, जो ब्राह्मण मतदाता है वो पहले से कांग्रेस के साथ रहता है, हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है, लेकिन पिछले करीब 2 दशक से ब्राह्मणों का झुकाव बीजेपी की तरफ हो गया। इसमें बहुत कुछ अगर माना जाए तो राम मंदिर का मुद्दा माना जा सकता, लेकिन इस चुनाव में कुछ ब्राह्मणों का जो ट्रेंड है वो बदलाव नज़र आ रहा है। चाहे इसके पीछे आप ब्राह्मणों की उदासीनता मान लीजिए बीजेपी के प्रति, या इंडिया गठबंधन ने जैसे गाजियाबाद में डोली शर्मा को दिया है, बागपत में अमरपाल शर्मा को टिकट दिया है, तो उसका भी छिटका हुआ वोट बैंक वापस लाने की कोशिश है, चाहे वो अभी काम करे ना करे, अगले विधानसभा चुनाव में करेगी। देखिए, छिटके हुए वोट बैंक को अगर आप ले तो इसमें ब्राह्मण, दलित, पिछड़ा जो बीजेपी के पास आ गया था, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वापस जाता नज़र आ रहा है वो। और इसका नुकसान इस चुनाव में कितना होता है, लेकिन आने वाले समय में बीजेपी के लिए ये खतरे की घंटी है। आपसे ज़रूर से ये सवाल पूछूंगा कि जो हाई राइज सोसाइटी में इस बार बूथ बनाए गए, प्रशासन का ये मकसद था कि वहाँ वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए, किस तरीके की ट्रेंड आप देख रहे हैं? क्योंकि ये चर्चा हो रही थी कि गांव देहात में ज़्यादा हुआ है, जो विधानसभाएं धौलाना है, लोनी है, वहाँ ठीक हुआ है, साहिबाबाद सबसे कम रहा है।
इसमें अगर हम बात करें, जो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, गाज़ियाबाद में 35 हाई राइज सोसाइटियों में पोलिंग स्टेशन बने और टोटल बूथ हो गए 52। तो उसमें राजनगर एक्सटेंशन भी था, NH9 की भी थी। तो मैं खुद NH9 में रहता हूँ, मैं वोट डालने गया था, तो वहाँ लाइन थी। मैं सुबह इसलिए 7:30 के करीब गया कि मैं डाल के निकल जाऊँगा, लाइन देख के वापस आ गया। फिर मैं राउंड लेके 10:30 पहुँचा, वहाँ तो भी लाइन थी। मैं अपनी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही राजनगर एक्सटेंशन में गया, वहाँ लंबी लाइन मिली। हाँ, उधर साहिबाबाद इलाके में कम थी बनिस्पत इनके, लेकिन ओवरऑल ये वोट परसेंटेज बढ़ा है। उधर कैला भट्टा में वोट परसेंटेज ज़्यादा रहता था, इस बार वहाँ उतनी लंबी लाइनें नहीं देखने को मिली। वजह क्या थी? हमने भी देखा कि परिवार के 13-14 सदस्य हैं, 3-4 के वोट है, बाकियों के ऐसे गायब हैं। आरोप लगे हैं, ऐसे आरोप लगे हैं। और ऐसा ही आरोप डॉली शर्मा जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उन्होंने डासना में जाके कहा कि वहाँ किसी विशेष स्टेशन पर एक विशेष वर्ग के लोग ज़्यादा थे, उन्हें लगा कि ये भाजपा के हिसाब को वोट नहीं करेंगे। तो ये डॉली शर्मा के आरोप हैं, ये तो प्रशासन बताएगा क्या सच है। लेकिन क्या आदित्य जी, प्रशासन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मतलब जागरूकता के नाम पर एक हैवी बजट कर देना, लगा देना, तमाम तरीके की स्कीमें चलाना, लेकिन जब ज़मीनी है वो लगता है कि ये सारे जो जागरूकता अभियान है सब कागजी होते हैं, ज़मीन पर तो अगर होते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। कहीं ना कहीं अगर इस जो मतदान का परसेंटेज ना बढ़ना, पिछली बार से भी करीब 6% मतदान प्रतिशत इस बार गाज़ियाबाद में गिर गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ये नाकाफ़ी कहेंगे हम, नाकामी कहेंगे हम, कि कहीं ना कहीं प्रशासन उस स्तर से काम ही नहीं किया कि लोग मतदान करने के लिए जागरूक हों और वो अपने घरों से निकलें और मतदान केंद्र तक पहुँचें। अभी सर ने भी बताया कि उसकी वजहें कुछ और भी हैं कि लोग फ्लोटिंग पॉपुलेशन में, उस दिन दिल्ली और गुड़गांव में छुट्टी नहीं थी, तो क्या आयोग को भी ये सोचना चाहिए कि इस तरीके से रखें, वर्किंग डेज बना रखें? बिल्कुल 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 ये रखना चाहिए। चुनाव आयोग की सोचना चाहिए, या अगर हम चुनाव को चरणों में बांट रहे हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि उनके अगल बगल शहरों में छुट्टी कर दें, ताकि वहाँ जैसे दिल्ली NCR को अगर हम समग्र रूप में देखें तो गाज़ियाबाद में रहने वाले कई सारे लोग दिल्ली में जॉब करने जाते हैं, गुड़गांव जॉब करने जाते हैं। अगर उस दिन वहाँ पे भी वहाँ के प्रशासन से बात करके छुट्टी की बात की जाती है, दिल्ली सरकार से बात की जाती है छुट्टी की, अगर छुट्टी होती निश्चित तौर पर फिर मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सकता था। सर, एक कैलकुलेशन ये आ रही है कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ है, वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, आपको लग रहा है कि इसका कुछ फ़ायदा या नुकसान भाजपा को होगा या कुछ गैप कम होगा? आप क्या सोच रहे हैं इस सीट पर? मैं क्योंकि अब फाइनल कंक्लूजन की ओर हूँ कि अगर आप हार किसकी होती है, जीत किसकी होती है टेंटेटिवली, तो फ़र्क कितना रहने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत तो लगभग यहाँ तय मानी जा ही रही है। हो सकता है कि परसेंटेज कुछ डाउन हो जाए, उसके कई कारण हो सकते हैं। डॉली शर्मा का बहुत अच्छा चुनाव लड़ना, सपा का और कांग्रेस का गठबंधन, ब्राह्मणों का भी काफ़ी हद तक कांग्रेस कैंडिडेट के साथ खड़ा होना, भाजपा के प्रत्याशी के समर्थन में जो लोग भाजपा के नहीं थे उनका भी दूसरी तरफ चले जाना। तो कई कारण हो सकते हैं कि प्रतिशत उनका कुछ गिर जाए, कुछ वो जो 5,01,000 का पिछली बार रिकॉर्ड था वो नीचे आ जाए, लेकिन भाजपा की जीत को कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लगता। यहाँ मैं एक बात और प्रदेश के बारे में भी कहना चाहूँगा कि हमको ये जो दो चरण हो चुके हैं उत्तर प्रदेश की, जो मैं उन सीटों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अब ये लगभग स्पष्ट हो गया है कि भाजपा के लिए जो पिछली बार का 62% का जो 62 सीटें जो उसने जीती थी, वो उसके लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य होगा, पुनः उसको हासिल कर लेना। कांग्रेस के लिए फ़ायदे का है ये चुनाव, सपा के लिए फ़ायदे का है। सपा ने पिछली बार महागठबंधन करके बसपा को तो अपने वोट दे दिए, बसपा के नहीं मिले। जो समाजवादी पार्टी 18% वोट लेकर रह गई, आपने उसमें देखा, लेकिन 2022 के चुनाव में वो एकदम लगभग डबल तक पहुंच रही है। तो RLD फ़ायदे में है, सपा फ़ायदे में है, कांग्रेस फ़ायदे में है, यहाँ तक कि ये चंद्रशेखर आज़ाद भी फ़ायदे में है। घाटे में है तो सिर्फ बसपा है, क्योंकि पिछली बार 10 सीटें उसको मिल चुकी थी, इस बार 12.88% वोट रह गए हैं 2022 में उसके, जो 19% थे। घाटे में सिर्फ बसपा है। भाजपा के लिए पुरानी जीत को ही मेंटेन कर पाना, ये उसके लिए बड़ा लक्ष्य होगा। फिर वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का भी कम होगा? सबका बराबर बराबर हम कम मान लेते हैं, तब भी यही स्थिति रहने जा रही है। अच्छा, आपका क्या आकलन कहता है इस सीट पर? गाज़ियाबाद सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर अतुल गर्ग जी लगभग जीत जाएंगे। वो बस जीत का जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा।
जो वीके सिंह एक बड़ा चेहरा थे और लोगों में एक उनका एक बड़ा एक असर था, उतना असर अतुल गर्ग का नहीं दिखाई दिया है। तो करीब जैसे 5 लाख सर ने भी, रवि सर ने भी ये बात कही कि 5 लाख से करीब पिछले चुनाव में वो जीते थे वीके सिंह सर, लेकिन इस बार इनको चुनाव में उतने मार्जिन से जीत नहीं मिलेगी। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि अगर मार्जिन 4-1 लाख से जीत नहीं होती तो ये माना जाएगा कि बीजेपी की सीट पर हार हुई है, क्योंकि ये तो बड़ी एकदम परंपरागत स्ट्रांग सीट है ये। वो तो खैर मैं जैसे पहले भी कहा कि वो 1000 से जीते, 1 से जीते या 5 लाख से जीते, वो सांसद बन के जा रहे हैं यहाँ से और वो बीजेपी का सांसद कहा जाएगा। और निश्चित तौर पे ये हार का अंतर आधा भी हो सकता है पिछली बार के मुकाबले। आप क्या कहेंगे सर, क्या आकलन है इस सीट को लेकर के, हार या जीत होगी तो कितने की होगी? देखो लोकेश, अभी रवि जी ने कहा तो उन्होंने बहुत कुछ सही कहा है कि गाज़ियाबाद में बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन जो जीत का आंकड़ा है, आप 4 लाख कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत नीचे आ रहा है। कितना? खुल के बोलिए, ये हम लोग का एग्जिट पोल है। देखिए, मेरा मानना है कि बीजेपी की जीत 1.5 लाख तक होगी। इसकी वजह कैंडिडेट खुद हैं या कैंडिडेट की एक छवि या उनका बिहेवियर अपने ही पार्टी के अन्य लोगों के साथ? देखो, उनकी छवि को लेके डोली शर्मा का जो चुनाव प्रचार बड़ा आक्रामक रहा है। मुनाफा तक कह दिया था, मैंने तो देखा ही। बहुत कुछ कहा है उन्होंने। और दूसरी बात, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि मतदाता में कैंडिडेट को लेके एक उत्साह नज़र नहीं आ रहा। और अभी जैसे रवि जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा अपना जो पुराना प्रदर्शन अगर दोहरा दे तो बहुत बड़ी बात होगी। और अब आने वाले समय में, चूँकि अखिलेश यादव कन्नौज से मैदान में उतर गए हैं, पूरी संभावना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़े। इसके बाद इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार होगा। ये भी बीजेपी के लिए चुनौती होगा। तमाम पत्रकारों का एग्जिट पोल है, हालांकि इस सीट पर सभी इस बात को लेकर आश्वस्त हैं और ऐसा हम भी हैं कि ये सीट भाजपा के खाते में चली जाएगी, लेकिन जाएगी कितने मार्जिन से, ये चर्चा का विषय है। सबके अपने अलग अलग आंकड़े हैं। हालांकि ये स्पष्ट होगा 4 जून को, लेकिन इससे पहले लगातार जो हम लोगों ने बातचीत की, इसमें कई सारी वजहें ऐसी आईं जो कि सीट पर बीजेपी को वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से भी और एक जीत के आंकड़े के लिहाज से भी नुकसान होता दिख रहा है। वजह बहुत सारी हैं, चाहे वो पार्टी के कैंडिडेट का चयन हो या फिर चुनाव लड़ने में उदासीनता। फ़िलहाल लेंगे हम यहीं इजाज़त। नमस्कार। भारत समाचार डिजिटल के लिए सनी के साथ में लोकेश राय।